के नाम से रिसाला है, वहाँ पढ़ा जा सकती तफसील उसकी। इस पे पूरी तफसील है कि पहले मुशाहदात हुए, फिर हज़रत बिनौरी साहब रहमुल्लाह ताला और मुफ्ती शफ़ी साहब रहमुल्लाह, ये हज़रत पहले हज़रत के साथ मुआफ़िक हो गए, फतवा जारी किया। उसके बाद प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब ने कोई तहरीक चलाई जिसकी वजह से हज़रत बिनौरी साहब, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब ने अपने फतवा से दोबारा रुजू किया और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मान गए कि 15 पे सुबह सादिक होती है, 18 पे काजिम। फिर बाद में प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब एक थे, उनके कहने पर या उनके मुशाहदात कराने पर फिर दोबारा से हज़रत उन्होंने रुजू किया पहले वाले फतवे से और फरमाया कि नहीं 18 पर सुबह सादिक हो जाती है। और इसी पे आजकल आम चल रहा है, जितने भी हमारे नक्शे हैं पूरे पाकिस्तान, तकरीबन पाकिस्तान हिंदुस्तान में, वो इसी 18 पे बने हुए होते हैं। हज़रत रहमुल्लाह ताला जो है ना, वो जब ये हज़रत ने रुजू कर लिया, उसके बाद फिर हज़रत ने इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया, न कोई ज़्यादा झगड़ा किया, न कोई इसका अपनी उसका तशहीर की अपने कौल की, बल्कि तो हज़रत ने जो हज़रत अपना नक्शा छपवाते थे और छपवाने के बाद सिर्फ़ जो हज़रत के मुरीदीन होते थे पक्के, वो वहाँ से लेते थे और कोई नहीं। और फिर हज़रत का फरमाना ये था कि ये जो मेरा नक्शा है ये आप ले तो जाएं, लेकिन अगर किसी मस्जिद में एक आदमी भी मेरे नक्शे की मुखालफत करता है और उसकी वजह से मस्जिद में झगड़ा पैदा होता है तो ये मेरा नक्शा वहाँ से उतार दें, आप लोगों को वहाँ लगाने की इजाज़त नहीं है। हज़रत रहमुल्लाह का ये कौल था, ये बाकायदा मलफूज़ात में लिखा हुआ भी है हज़रत के, कि अगर कोई एक शख्स भी मेरे नक्शे की मुखालफत करता है और मस्जिद में उसकी वजह से झगड़ा पैदा होता है तो मेरे नक्शे को वहाँ से उतार दिया जाए, उसको वहाँ ना लगाएं, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। और अपने इस कौल की ज़्यादा तशहीर भी नहीं की हज़रत ने। ऐसा नहीं किया कि क्योंकि हज़रत के ज़माने में ज़रब मोमिन भी था और इस्लाम भी था, नक्शा बना के शाया कर देते, पूरे पाकिस्तान में फैल जाता, लेकिन हज़रत ने कभी इसका कोई वो तज़किरा नहीं किया। फिर बाद में हज़रत के इंतकाल के बाद कुछ प्रोफेसर हज़रात उनके आपस में झगड़े हुए इस मौजू पर। ये झगड़ा असल में ये जो उठा हुआ है ना, यहाँ हमारे सिंध में कम है, ये सरहद वगैरह में बहुत ज़्यादा है, इस पे लड़ाइयाँ होती हैं। बाज़ कत्ल भी इस मौजू पे हो गए कि सुबह सादिक 18 पे होगी या 15 पे होगी, इस पर आदमी भी कत्ल हो गया उस औकात। एक आदमी उधर खड़ा होकर अज़ान देता था कि भाई सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया, खाना पीना बंद कर दो। करीब वाली मस्जिद वाला कहता है कि नहीं, अभी 20 मिनट बाकी हैं, लिहाजा खाना पीना खाओ, उसने गलत ऐलान किया। तो वो जब ऐसे कह रहा था, फिर ये कहता नहीं वो झूठ बोल रहा है, कहता नहीं वो पहले स्पीकरों पे ऐसे आवाज़ होती थी, उसके बाद फिर आपस में लड़ाई है। पठान है, पठानों के लड़ना कोई मसला नहीं है उनके लिए, तो फिर लड़के और बाद कत्ल भी हो गए इस पर। तो उसकी वजह जो है ना, वो ये उलमा का फतवा नहीं बनाए, ये उलमा का इख्तिलाफ जो है ना, ये उसकी वजह नहीं बनाए, ये प्रोफेसरों का झगड़ा बनाए। इधर से मौलाना क्या नाम इसका है, मौलाना नहीं है, हज़रत रहमुल्लाह के मुतालिकीन में से है, इंजीनियर नफ़ीस साहब उनका नाम है। हमने फ़ल्कियात उनसे पढ़ी है, हमने शुरू जो हमारे फ़ल्कियात के उस्ताद हैं वही है। उन्होंने वो सिविल इंजीनियर हैं, असल सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन जो सिविल इंजीनियर होता है वो मुसल्लस कुरवी बहुत अच्छी जानता है, क्योंकि उसका काम होता है ये। तो वो फिर इस फ़न को भी जानने शुरू, अगर किसी की थोड़ी सी दिलचस्पी हो ना तो ये फ़न भी जानने शुरू कर देता है, उसको पता चल जाता है ये। तो वो ये काम करता था। असल फतावा के जो काम हुआ असल फतावा में, ये खुसूसन इरशादुल आबिद का जो काम हुआ, जिसमें औकात सलात और समती क़िबला के कुलियात वगैरह थे, इसमें इंजीनियर नफ़ीस साहब ने हज़रत के साथ काफ़ी मुआवनत कराई थी। तो हज़रत उसको काफ़ी मना अच्छा ताल्लुक़ था उनके साथ। और वो लेकिन थे ऐसे सख्त मिजाज किस्म के, मैंने बिल्कुल 2-2-4 बस, और कोई उसका तीसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे किसी की भी। अभी तो भी ज़िंदा हैं लेकिन बीमार हैं वो। तो इधर से इनके अंदर सख्ती आई किसी वजह से, और उधर से जनाब शबीर काका खेल साहब, वो भी इंजीनियर ही हैं, पीर साहब भी हैं, इंजीनियर भी हैं। तो उनकी किताब थी फामुल फल्कियात, जो हमारे निसाब में शामिल थी पहले। तो उधर से उनके कौल में कुछ सख्ती आई
तो इनका उनके साथ काफ़ी लहदे हो गया। उन्होंने असल में फ़हमुल फ़ल्कियात में आपने देखा होगा, उन्होंने उसमें लिख दिया था कि मैंने इस मौजू पर हज़रत मुफ्ती रशीद लुधियानवी साहब के साथ बात की और उन्होंने मेरे दलाइल वगैरह सुनकर अपनी बात से रुजू कर लिया। उन्होंने इसमें ये लिख दिया था। जब ये लिखा तो वो किताब हज़रत की ज़िंदगी में वो छप भी गई थी, फ़हमुल फ़ल्कियात, तो उस पर हमारा वो तखस्सुस का साल था, तो उस पर हमने एक पर्ची लिखी है। तो उस हज़रत की उस वक़्त गला बैठा हुआ था, बात नहीं कर सकते थे, मतलब जो चीज़ का जवाब होता था वो तहरीरी लिख के देते थे। तो हज़रत को किसी पर्ची लिखी किसी ने कि हज़रत शबीर का खेल साहब ने लिखा है कि मैंने हज़रत के सामने दलाइल पेश किए और उन्होंने अपने इस कौल से रुजू कर लिया। तो हज़रत ने उस पर जवाब लिख के दिया कि तो मैंने तो किसी कौल से रुजू नहीं किया, मेरा तो पहले भी ये ख्याल है कि 15 दर्जे पे सुबह सादिक होती है, अभी भी यही ख्याल है, तो मैंने तो रुजू किया नहीं इस पर, ये बात दुरुस्त नहीं। फिर शबीर का खेल साहब को किसी ने बता दिया कि हज़रत ने तो ये फरमाया कि मैंने रुजू नहीं किया। तो उन्होंने फिर दोबारा से ये कहा कि नहीं, मेरे रुजू का मतलब ये था कि हज़रत ने तशद्दुद से रुजू कर लिया है, इस मसले में तशद्दुद नहीं करेंगे, उससे रुजू कर लिया। हज़रत को फिर किसी ने पर्ची लिख दिया है तो वो फरमाते हैं कि हज़रत के रुजू का मतलब ये था कि उन्होंने तशद्दुद से रुजू कर लिया। हज़रत ने फरमाया तशद्दुद तो मैं पहले भी नहीं करता था, अब भी नहीं करता हूँ, और मेरा ये मलफूज़ जो है ना पहले से मौजूद है कि अगर किसी मस्जिद में एक शख्स भी अगर मुखालफत करता है तो मेरा नक्शा वहाँ से उतार दिया जाए। तो न तशद्दुद पहले मैंने कभी किया है, ना अब करता हूँ, तो और तशद्दुद से रुजू का कोई मतलब भी नहीं है। हज़रत ने ये जवाब दिया उस वक़्त। बहरहाल वो तो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर ये बात इधर इनको पता चली इंजीनियर नफ़ीस साहब को, इन्होंने फिर उसके ख़िलाफ़ मज़मून लिखना शुरू कर दिए। उससे एक दो मरतबा जाके बात की, मुनाजरे शुरू किए उनसे एक दो मरतबा। जब मुनाजरे किया तो ये जो इंजीनियर नफ़ीस साहब हैं ये बहुत तेज़ मिजाज के हैं और बातें करने में बस ऐसे आम बात करते हुए ऐसे लगता है जैसे लड़ाई करेंगे हमारे साथ, ऐसे वो है। और काखेल साहब सुलझे हुए आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी सुलझे हुए हैं, तो वो धीमे अंदाज से बात करने वाले हैं, तो लिहाजा वो बातें तो नहीं कर सकते एक दूसरे से, क्योंकि ये तो लड़ाई शुरू करना शुरू कर देते थे। इस वजह से एक दो मरतबा हमने दारुल इफ्ता में बुलाया इसको शबीर काखेल साहब को भी, और ये तो होते थे वहीं दारुल इफ्ता में ही। तो बातों बातों में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि अब लड़ाई हो जाएगी। फिर मुफ्ती साहब होते थे, मुफ्ती अबुल बाबा साहब, उन्होंने मसले को इधर उधर कर दिए जान छोटी। उसके बाद फिर इनकी बाकायदा चपकलिश तहरीरी तौर पे शुरू होगी। ये कुछ मजमून लिखते थे, उनको भेजते थे, वो कुछ मजमून लिखते थे, फिर इनको भेज देते थे, फिर ईमेल के ज़रिए से आपस में बातें होती रहती। वो बात बहुत ज़्यादा हो गई। फिर फतवा लेना शुरू कर दिए कि सुबह काज़िब कब होती है मुख्तलिफ़ मदारिस से, कि तो और सुबह सादिक और काज़िब के दरमियान में कितने दर्जे का फ़र्क होता है। तो ये फतवा मुख्तलिफ़ मदारिस से वो फतवा ले लिए, 3 दर्जे का फ़र्क होता है। फिर तुम हमें सुबह काज़िब दिखा दो किस वक्त होती है, अगर 18 दर्जे से पहले 18 दर्जे पे सादिक है तो फिर काज़िब किस वक्त होती है, उसका हमें दर्जा दिखा दो, उसका वक्त बता दो। ऐसी बातें इनके आपस में शुरू हो गई। वो बात बढ़ते बढ़ते जो है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे सख्त मुखालिफ हो गए कि समझो कि आग और पानी बन गए। फिर इन्होंने ये किया नफ़ीस साहब ने, तो हज़रत शेखुल इस्लाम साहब को ख़त लिखा, हज़रत रफ़ी साहब को ख़त लिखा, और मुख्तलिफ़ मदारिस में ख़त लिख दिया कि आप लोग जो है ना सही सही करो, या आप लोगों को गलत फ़तवा दे रहे हो और सही फ़तवा दे दो। और ऐसी बातें जो बिल्कुल बेअदबी वाली होती हैं ना, वो लिखना शुरू कर। हज़रत का इंतकाल हो गया, हज़रत के इंतकाल के बाद की बात करूँ। फिर इंजीनियर नफ़ीस साहब की मुलाकात हो गई, जो इस्लामाबाद में बशीर बगवी साहब हैं, इंजीनियर बशीर बगवी साहब। वो इंजीनियर बशीर बगवी साहब जो है ना, वो भी हज़रत के मुताल्लिकीन में से थे। तो हज़रत के साथ उनका काफ़ी ताल्लुक़ था, मैंने पुराना पहले से ताल्लुक़ चलता आया था उनका। उनके अपने कोई मुशाहदात थे, पहले उन्होंने सुबह सादिक के किए थे ढाका वग़ैरह में, तो वो मुशाहदात वो 15 दर्जे के मुआफ़िक थे। वो उनके ख्याल ये था कि 15 दर्जे पे सुबह सादिक होती है। वो जब मुआफ़िक थे तो हज़रत के पास आए, हज़रत का भी वही कौल था, तो लिहाजा आपस में इनकी तरतीब सही बन गई कि 15 दर्जे पे सुबह सादिक है। फिर बाद में जब शबीर काखेल साहब ने किताब में ये लिख दिया ना कि हज़रत ने रुजू कर लिया,
तो बगवी साहब ने कहा कि हज़रत ने जब रुजू कर लिया तो मेरा भी कोई मसला नहीं, मैं भी रुजू करता हूँ। और उन्होंने 15 की बजाय 18 के नक्शे बना के शाया करना है। वो तो नक्शे बना के शाया करते थे। 100 साल नक्शा उन्होंने बनाया हुआ था। वो नक्शा बहुत कसीर तादाद में छाप कर उन्होंने पूरी पाकिस्तान में भेजा उसको, 100 साल नक्शा 18 दर्जे पे। इसकी नफ़ीस साहब की उनसे बात होगी, एक दिन इस्लामाबाद गए हुए थे तो बगवी साहब से बात हुई कि आप 18 दर्जे पे नक्शे शाया करते हैं, हालांकि सुबह सादिक तो होती है 15 पर। तो उन्होंने कहा अच्छा 15 पे होती, वो तो हज़रत ने रुजू कर लिया। वो कहता नहीं किसी ने हज़रत ने रुजू किया, वो शबीर तो झूठ बोलता है। तो एक तो सीधे सीधे कहते उन्होंने तो झूठ बोलता है। तो अच्छा वो झूठ बोलता है, उसने क्यों झूठ बोला है तो बड़ा। तो फिर उसको बताया पूरी तरतीब कि हज़रत ने यूँ फरमाया था, यूँ फरमाया था। अच्छा ये बात है, तो मेरे तो अपने मुशाहिदे 15 दर्जे के हैं, तो लिहाजा ये तो 18 दर्जे बिल्कुल गलत है, 15 दर्जे 100% सही है। तो लिहाजा उन्होंने ये किया कि वो बिल्कुल यू टर्न लिया उन्होंने भी, बगवी साहब ने 100 साल नक्शा 18 दर्जे पे शाया किया हुआ था। और अब जो है ना वो दोबारा से असर 9 उसके जो 18 दर्जे के वक्त थे वो निकाल कर फ़लाँ शहर का जो है ना वो इतने मिनट बाद होगी सुबह सादिक, फ़लाँ की इतने मिनट बाद होगी, फ़लाँ की इतना मिनट पूरा करके फिर जहाँ जहाँ वो किताब भेजी थी वहाँ वहाँ उन्होंने वो फिर दोबारा नक्शा भेजा। ज़रा बहुत लंबा चौड़ा काम है, आम अक्लमंद आदमी नहीं कर सकता है, वो मतलब पागल आदमी का काम है वो। बहरहाल उनका फिर झगड़ा काका खेल साहब से शुरू हो गया। ये तो नफ़ीस साहब इधर थे, काका खेल तक बात पहुंचाने में काफ़ी मुश्किलात होती थी कराची से इस्लामाबाद। वो तो दोनों इस्लामाबाद में, तो एक इस्लामाबाद एक पेशावर करीब करीब है। तो वो फिर उनका झगड़ा वो चलता रहा, अब तक चल रहा है और ऐसी धूमधाम से चल रहा है। कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। फिर बाज़ लोग उनकी मानने वाले उनकी बात मान लेते हैं, उनसे मुतासिर होते हैं, बाज़ उनकी बात मान लेते हैं। और जो उनकी मान लेते हैं तो वो 18 दर्जे में आगे निकल जाते हैं, जो उनकी मानते हैं तो वो 15 में आगे निकल जाते हैं। फिर अवाम की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो असल जो झगड़ा शुरू हुए हैं ये 3 इंजीनियर हजरात से हुए हैं। इंजीनियर नफ़ीस साहब, इंजीनियर बशीर बगवी साहब, इंजीनियर शबीर काखेल साहब। इनके असल अमल और रवैये से आपसी रवैये से ये मसला शुरू हुआ है। उसके बाद फिर बाद उलमा उससे मुतासिर हो के वो उनके हमनवा बन गए। वरना अभी भी दारुल वगैरह से आप पास जाएंगे, ये उनके पास फतवा भेजते रहते हैं कि हमें ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो ऐसे तो कोई भी जवाब नहीं देता ना, तो वो जवाब नहीं देते, फिर आगे से ये लोग बदज़बानी शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल नामुनासिब रवैया है। अभी भी वो हज़रात दारुल वालों का मामूल यही है कि वो एहतियात के मुताबिक फतवा देते हैं कि सहरी जो है ना वो इस 18 दर्जे के वक्त से पहले ख़त्म कर दी जाए। 18 दर्जे के वक्त से पहले सहरी ख़त्म कर दी जाए और नमाज और अज़ान वो 15 के बाद पढ़ी जाए, तो जान छूट जाएगी। इख्तिलाफात होते रहते। एक मरतबा अब कोई आदमी अगर रुजू करे भी ना किसी कौल से, तो वो उसका अपना ज़ाती रुजू होगा। हज़रत रहमतुल्लाह इंतकाल करके उनका रुजू तो नहीं हो सकता है। उनका तो एक कौल बन गया है, उनकी एक तहकीक है, छपी हुई है, किताबों में मौजूद है, वो रहेगी जब तक किताबें मौजूद हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं कोई कह सकता कि इस इख्तिलाफ़ को हम ख़त्म कर दें और एक मज़हब बना लें, ये मुमकिन नहीं है। उसका कोई ना कोई मानने वाला दुनिया में रहेगा। जैसे इमाम साहब और साहिबैन का मज़हब है, किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ है तो इख्तिलाफ़ हो गया तो हो गया। अब आप किसी एक के जैसा नहीं कर सकते कि इमाम साहब और साहिबैन के मज़हब को ख़त्म करके एक कोई मज़हब बना दें दोनों को, क्योंकि साहिबैन का कौल ही नहीं है। ये तो नहीं कर सकते ना, कौल तो बहरहाल आपको बयान करना पड़ेगा। हाँ अलबत्ता फतवा इस पे दे दो, इस पे दे दो, आपकी मर्ज़ी जिस पे देना चाहते हैं। लिहाजा इन दोनों कौलों को जमा करना बिल्कुल आसान है, मुमकिन है कि आप जो है ना आराम से सहरी इससे पहले ख़त्म कर दो और नमाज जो है ना इसके बाद पढ़ो, बस जान छूट जाएगी खामखा। इसलिए इसको हम जो असल दबाव फिर हमारे ऊपर आया जामिया के ऊपर कि हज़रत ये 15 वाला सुबह सादिक का मज़हब तो हज़रत का था, तो लिहाजा आप लोग तो कम से कम 15 वाले कौल को आगे उठाओ, ये तो आप लोगों की बात है। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये झगड़ा नहीं करना चाहते, तो लिहाजा हम लोग जो फतवा देते हैं वहाँ से वो फतवा यही देते हैं कि 18 दर्जे का वक्त भी लिख देते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं हम इंतहाए सहर ऐसे, और 15 दर्जे का वक्त भी लिख देते हैं,
उसके बाद लिख देते हैं अज़ान फ़जर, ऐसे करते हैं। इंतहाए सहर और अज़ान फ़जर, ये 2 वक्त लिख कर हम दे देते हैं। जो अमल करना चाहे तो करे, जो नहीं करना चाहे इसी पे करता रहे, हमें क्या तकलीफ़ है। जो अगर उस पे अमल करना चाहता है तो उसके बाद वक्त बहरहाल पहुंच गया, उस पे करता रहे, हमें क्या है। और जो दोनों को जमा करना चाहता है तो दोनों को जमा कर ले, इस पे सहरी ख़त्म करे, इस पे फजर पड़े, तो सारे काम हो सकते हैं, मुमकिन है, बगैर झगड़े के। तो हम अभी वहाँ जामिया से जो नक्शा शाया करते हैं या जारी करते हैं, जो वहाँ से मंगवाते हैं, तो उसमें ये 2 वक्त लिखते हैं अलग अलग। इंतहाए सहर का अलग वक्त लिखते हैं, उसके अंदर 18 दर्जे का वक्त, 15 दर्जे के मुताबिक ये अज़ान फ़जर का वक्त लिख देते हैं। बस वो नक्शा शायद दे देते हैं, फिर उनकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें। और पूरी बात ये भी साथ लिख देते हैं कि सहरी इस वक्त ख़त्म की जाए और फ़जर नमाज इस वक्त पढ़ी जाए, इसमें एहतियात है, ये लिख के बस अपनी जान छुड़ाते हैं। बाकी इंजीनियर जाने, उनका झगड़ा जाने, चलता रहे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। तो इसलिए मैंने ये 2 लिखे। तो इधर हो गए इंतहाई सहर का वक्त, इधर हो जाएगा 15 ये अज़ान फ़जर का वक्त। उसके बाद जब ये 50 दकीके नीचे रह जाएगा ना, सूरज जब यहाँ पहुँच जाएगा, ये 50 दकीके जब नीचे है, तो उस वक़्त हो जाएगा तुलुए आफ्ताब। ठीक हो गया जी। ये जब 1.4 दर्जे ऊपर हो जाएगा, इशराक हो जाएगा। इधर से घूम कर आ जाएगा, इधर तो निस्फ़ुन नहार हो जाएगा, जो आज 12:10 था। निस्फ़ुन नहार के 5 मिनट बाद ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये समतुल रात से जब सूरज आज 64.28 इधर से 64.28 दर्जे इधर आ जाएगा, तो उस वक़्त हो जाएगा असर अव्वल का ज़ाविया है, ये वक्त नहीं है अभी। फिर इसी की जगह 2 डाल के जब हम वक्त निकालेंगे, तो कोई ना कोई ज़ाविया निकलेगा ना, जो ज़ाविया निकलेगा वो होगा असर सानी का। फिर इधर आएगा असर मकरू का, ये होगा कब, जबकि 2.3 दर्जे इधर से रह जाएंगे, या इधर से कह दें उसको 87.7 दर्जे, यहाँ से समतुल रात से 87.7 और इधर से 2.3। ये भी अगर ऐसे ही कर लें कि यहाँ से तो 1.4 है, लेकिन इधर से 88.6 है, यहाँ से 88.6 दर्जे। ठीक है, इसको भी अगर उसी तरह कर देंगे हम लोग 105, ये 108, क्योंकि 90 यहाँ तक और 18 ये, 90 यहाँ तक 15 ये, और ये हो जाएगा 90 दर्जे 50 दकीके, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर इधर आ जाएगा ये 50 दकीके, फिर दोबारा हो जाएंगे 90 दर्जे 50 दकीके, ये गुरूब आफ्ताब। फिर शफ़क़ अहमर देना चाहते हैं तो 102 दर्जे हज़रत के मुताबिक हो जाएगी। आसन फतावा में अगर कभी औकात सलात लिखे हुए हैं, आसन फतावा में औकात सलात लिखे हैं, उसमें इशा के 2 वक्त दिए हुए हैं, इशा अव्वल इशा सानी। तो उसमें इशा अव्वल ये 102 वाला वक्त है, ये ज़हन में रहे, इशा अव्वल ये 102 वाला वक्त है। हज़रत कहते हैं कि ये 102 के ज़ाविये पर, यानी यहाँ से जब सूरज 102 ज़र्रे के फासले पर होगा तो उस वक़्त शफ़क़ अहमर गुरूब हो जाएगी। शफ़क़ अहमर का गुरूब ये साहिबैन रहमुल्लाह के यहाँ मगरिब का वक़्त ख़त्म, इशा का वक़्त शुरू, शफ़क़ अहमर गुरूब हो जाएगी। इधर जैसे सूरज गुरूब होता है, सूरज गुरूब होने के बाद आसमान पर सुर्खी होगी, तो थोड़ी देर के बाद तकरीबन पौना घंटा या उससे कुछ वक्त ज़्यादा आगे पीछे, इतनी देर के बाद ये इसके अंदर से हुमरत ख़त्म हो जाती है, हुमरत ख़त्म हो जाती है, बयाज़ रह जाता है।
तो जब हमरत ख़त्म हो जाए तो कहते हैं शफ़क़ अहमर गायब हो गई, गुरूब हो गई। तो वो हज़रत फरमाते हैं कि 102 दर्जे वाला, उस वक़्त समतुल रात से 102 दर्जे नीचे होता है सूरज, या उफ़ुक़ से 12 दर्जे नीचे होता है सूरज। ठीक है, तो ये फिर शफ़क़ अहमर का कौल हज़रत का है। लेकिन जो हज़रात दूसरे थे, मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि नहीं 102 पर नहीं, शफ़क़ अहमर गुरूब होगी 105 पर। और फरमाते हैं शफ़क़ अहमर 105 पर गुरूब होगी, तो लिहाजा उनके यहाँ शफ़क़ अहमर फिर 105। सही है जी। फिर शफ़क़ अबियज़ उनके यहाँ गुरूब होगी 108 पर। वही 18 हैं, 15 हैं, 12 हैं। ये शफ़क़ अबियज़। हज़रत फिर इसको अहमर कह दिया, तो इसको फिर अबियज़ मुस्ततीर कह देते हैं, इसको अबियज़ मुस्ततील कह देते हैं। तो कहते हैं अब ये मुस्ततील है, ये मुस्ततील है। इसका असल ताल्लुक़ जो है ना, ये दर्जात से है नहीं, ये सारे मुशाहदे से पता चले। ये जो 1.4 है या 88.6 दर्जे, ये मुशाहदे से मुतय्यन किया। ऐसा नहीं है कि पहले ये दर्जा मुतय्यन किया फिर बाद में वो हुआ, सुफरत ख़त्म हुई, ऐसा नहीं है। पहले मुशाहदा किया, जब देखा कि सूरज के अंदर तमाज़त आ गई है तो अब हिसाब लगाया कि दर्जात कितने बने। पता चला कि भाई ये 1.4 दर्जा ऊँचा हुआ। फिर अगले दिन मुशाहदा किया, फिर अगले दिन मुशाहदा किया, फिर अगले दिन, इस तरह मुशाहदे कर करके ये तय हो गया कि जब 1.4 दर्जे ऊँचा होता है तो फिर समझ हो जाता है, समझिए कि फिर इशराक का वक्त होता है। फिर ये बाद में लिखा हुआ है। ये 2.3 दर्जे, ये भी इसी तरह है कि सूरज जब इधर से नीचे जा रहा था, उसकी तरफ देखते रहे, जब देखा कि अब उसकी तरफ नज़र टिक रही है, वो क्या वक्त हुआ है, तो पता चला कि वो वक्त तो ये हुआ है कि जिस वक्त सूरज जो है ना 2.3 दर्जे हो, यानी उस वक़्त सूरज की बुलंदी उफ़ुक़ से 2.3 दर्जे थी। तो फिर इन्होंने बार बार मुशाहदे करके लिखा हुआ। ये दोनों ज़ाविये जो है ना और कहीं नहीं लिखे हुए, ये असल फतावा में ही लिखे हैं, ये असल फतावा में ही लिखे हैं। और शबीर काखेल साहब ने भी फ़हमुल फ़ल्कियात में लिखे हैं, उसने फिर यही कहा कि हज़रत ने यही लिखे हैं लिहाजा यही ठीक है, इन्हीं को कहा कि यही लिखे हैं तो लिहाजा ये ठीक है। ये भी मुशाहदात से ही है तय हुए हैं, और ये भी मुशाहदात से ही तय हैं, ये वाले भी। लेकिन इसमें किताबों पे बहस है, पुरानी किताबों में बहस है कि 15 और 18 हैं, 17 हैं, 21 है, 19 है, ये बहुत सारे इख्तिलाफ़ है इसमें। और इसमें बहस नहीं है पुरानी किताबों में, इसमें बस फ़कत ये कह देते हैं कि जब सूरज की तरफ नज़र न टिक सके तो समझो कि इशराक का वक्त हो गया, या एक नेज़े की बकदर बुलंद हो जाए तो इशराक का वक्त हो गया, ये ऐसी बातें। और वो एक नेज़ा तो आप कहाँ से नापेंगे, एक नेज़ा कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे तो नेज़ा पूरा आसमान को ले लेगा, दूर करके रखेंगे तो बहुत छोटा होगा, किधर करेंगे नेज़े को। और फिर उसके मुख्तलिफ माने बयान करते रहते हैं कि नेज़े का मतलब ये है। तो फिर असल उसके अंदर चीज़ ये है कि इस सूरज की टिकिया के अंदर रोशनी इतनी ज़्यादा हो जाए कि अब आप देख नहीं सकते उसकी तरफ, तो फिर इशराक का वक़्त ख़त्म हो गया और मकरू वक़्त ख़त्म हो गया, इशराक का वक़्त शुरू हो गया। असल ये है, वो फिर मुशाहदे से पता चलता है। शाम का भी असर मकरू, यानी सूरज के अंदर इसफिरार सुफरत आ जाए, सुफरत का तयन उन्होंने ये किया कि आप उसकी टिकिया की तरफ देख सकें। जब देख सकते हैं समझो सुफरत आ गई है, तो अब उस जिस वक़्त भी आप देख सकें, लेकिन वो मुशाहदे का एतबार होगा साफ़ मौसम में, बादल के मौसम में नहीं। अगर मौसम बादल वाला है तो हो सकता है कि अभी इस वक्त बादल आ जाए तो आप सूरज की तरफ देख सकेंगे, या आपने कोई मोटे काले रंग का चश्मा पहना हुआ है तो अभी भी आप सूरज की तरफ देख सकते हैं। ये मतलब नहीं है, मतलब ये कि आम आपकी आँखें सही नज़र है आपकी, और आप साफ़ मौसम में सूरज की तरफ देखें तो अब आप देख सकते हैं उसकी तरफ, तो समझो कि असर मकरू का वक्त हो गया। तो ये सारा मुशाहदात से तय है। असल फतवा में इसकी तफसील लिखी हुई है कि मैंने पहले ख़ुद मुशाहदे किए, फिर फ़लाँ के ज़िम्मे लगाए, फिर उन्होंने मुशाहदे करके मुझे वक्त लिख के भेजा, फिर मैंने ये हिसाब करके ये लिखा कि ये ज़ाविया तकरीबन बनता है। तो ये भी एहतियाती ज़ाविया है, ये जो ज़ाविया जो ना एहतियात करके लिखा हुआ
यानी ये यकीनन इस वक्त इशराक का वक्त हो जाता है। तो ये ज़ाविये हैं इसके सारे। इसको हम कहते हैं ज़ाविया शम्स, इसको ज़ाविया शम्स कहते हैं। आगे जो औकात सलात का कुलिया आएगा उसमें एक, जैसे इसमें हम बी लिखते हैं ना, बी और डी, बी की जगह कोई चीज़ महफूज करते थे अर्जुल बलद, डी की जगह महल शम्स महफूज करते थे। इसी तरह आगे जो नमाज का वक्त निकालेंगे उसके अंदर एक लफ्ज़ ए भी आएगा, तो उस ए की जगह में हम लोगों ने ये ज़ाविया महफूज करना होगा। इनमें से कोई एक ज़ाविया अगर आप ये वक्त निकालना चाहते हैं सुबह वाला, तो इंतहाई सहरी वाला, तो 18 दर्जे या 108 दर्जे महफूज करेंगे। अगर ये वाला निकालना चाहते हैं शफ़क़ या हमर वाला, तो 105 महफूज करेंगे। अगर तुलू और गुरूब का निकालना चाहते हैं तो ये 90.83 डालेंगे या 90 दर्जे 50 दकीक़े महफूज करेंगे। और अगर चाश का निकालना, इशराक का निकालना चाहते हैं तो ये 88.6 डालेंगे। असर मकरू का तो 87.7 करेंगे। असर अव्वल का तो आज के दिन 64.28 महफूज करेंगे एक ही जगह पर। फिर वो कुलिया हल करेंगे, फिर जब वक्त निकलेगा उसका। इसलिए इसका नाम रखा है ज़ाविया शम्स, यानी सूरज का ज़ाविया क्या होगा। यहाँ से सूरज का ज़ाविया 64.28, इसके लिए गुरूब के लिए सूरज का ज़ाविया 90.83, और इसके लिए सूरज का ज़ाविया 105, सूरज का ज़ाविया 108। ये मतलब है सूरज के ज़ाविये से। ये बात वाज़ेह होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि ये हमने असर सानी का निकाला था, नहीं निकाला था, ये जो है ना, ये वाला कुलिया, ये वाला कुलिया एक बार तो निकाल लें। यही कुलिया है। इसमें आपके पास मोबाइल में बी के अंदर, इसमें कैलकुलेटर में बी की जगह अर्जुल बलद महफूज करें, डी की जगह आज का महल शम्स महफूज करें, और एक की जगह 2 लिख दें। बस इस एक की जगह 2 लिख दें, और इस कुलिये को यहाँ से वहाँ तक उसी तरह हल करें जैसे ये किया हुआ है। देखें जवाब क्या निकलता है। बी की जगह 27.8 महफूज करना है ना, महफूज शुदा है पहले से, पहले किया हुआ था जी नजर आदमी। और डी की जगह -19 पता नहीं क्या था, 19.307, ये महफूज है ना। तो अब यहाँ से ये tan इन्वर्स ब्रैकेट 1 लगाएं, एक की जगह 2 लिख दें। इसको मैं यही लिख देता हूँ, ये 2 लिख दिया, जमा, फिर ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तब भी गुजारा चल जाएगा। ये वाली ब्रैकेट जो है ना, ये इजाफी है, इसको हटा भी दे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे कर दें, tan, फिर ब्रैकेट शुरू, b - d, फिर ब्रैकेट बंद, और बराबर का निशान लगा दें। करके देखिए ज़रा। 71.99999। 2 9 के बाद 2। अच्छा, 992। इसको अलग से मश्क करना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसकी असर सानी का ज़ाविया निकालने की मश्क जो है ना, ये ज़रूरी है। कई मरतबा आप निकालेंगे तो फिर ये सही होगा। तो ये जो अभी ने निकाला है 71.992, तो गोया कि असर सानी के वक्त सूरज समतुर्रात से 71.992 दर्जे नीचे होगा। यानी इधर से अभी जो जा रहा है ना सूरज, तो अभी असर का वक्त होगा, तो आस्ते आस्ते नीचे जा रहा है। तो उस वक्त जब समतुर्रात से 71.92 दर्जे नीचे चला जाएगा, तो उस वक्त समझो कि असर सानी का वक्त हो गया, ठीक है। तो ये ज़ाविया है इसका 71.992। अब वो कितने बजे वहाँ पहुँचेगा, वो वक्त निकालना पड़ेगा। टाइम क्या होगा उस वक्त, वो वक्त अलग से निकालना पड़ेगा। फ़िलहाल जो है ना, ये ज़ाविये का पता चला है कि इतने ज़ाविया होगा, वो वक्त हम निकालते हैं इंशाअल्लाह। इसको ज़रा महफूज रखें 71.92 को।
उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उस कुलिये में, औकात सलात के कुलिये में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, यानी जो मालूमात हमें चाहिए होंगी पहले से, वो एक तो वही बी है। बी का मतलब अर्जुल बलद है ना। ये आप अपने कैलकुलेटर में महफूज कर लें पहले से, जिनकी है तो ठीक है, नहीं है तो बी के अंदर महफूज कर लें 27.8। ठीक हो गया। और दूसरा हमें मैल शम्स की ज़रूरत होगी जो कि डी है। तो डी में आप महफूज करें आज के दिन -19.307। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पर हमें ज़रूरत पड़ेगी ए की। ए वही ज़ाविया शम्स है। हम अभी असर की नमाज का वक्त निकालना चाहते हैं, असर सानी का। तो असर सानी का जब वक्त निकालना चाहते हैं तो उस वक़्त ज़ाविया शम्स होगा 71.992। ठीक है, ये आज हमने निकाल लिया पहले से। तो ये ए में महफूज करें 71.992, इसको महफूज कर लें ए में। ये पहले महफूज नहीं होगा, इसको कर लें आप लोग। 71.992 इसको महफूज कर लें ए में। महफूज करने का तरीका ये था, पहले शिफ्ट, पहले वो लिख लिया 71.992, शिफ्ट दबाया, RCL वाला बटन दबाया, फिर इसी के ऊपर ए का बटन है, ठीक है, ए का बटन दबा दिया तो खुद चला जाएगा उसके अंदर। एक चीज़ जो हमें मज़ीद ज़रूरत होती है वो है LTN। LTN जो है ना, हमारा जो आज निकाला था मकामी वक्त निसुन्नार 12:10, वो असल क्या था? असल इशारिया में लिखा है, किसी के पास लिखा हुआ है? 1.76 नहीं, निसुन्नार का वक्त निकाला था हमने, 55 सेकंड थे ना, 9 मिनट 55 सेकंड को ऐसा था उसके अंदर। 9 मिनट आगे सेकंड थे ना, 55 सेकंड। तो इसको अशारिया में बनाए ज़रा, क्या बनता है उसको अशारिया में ही लिखें ताकि ज़्यादा खलत ना हो। 12:09 12.1653 था, बस ऐसे ठीक है। ये आप महफूज कर लें, ये महफूज कर लें सी में नहीं, इसको महफूज करें आप एक्स में। एक्स आपके पास है, नहीं, सुर्ख वाला एक्स नीचे 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 वाली लाइनों में है। हाँ, कौस के ऊपर है, एक्स में महफूज करें। ये 12.1653, हाँ वही वाला 12.1653 ये महफूज करें एक्स में। हो गया ये। जी किताब दे दे। हाँ ठीक है। ये जब चीज़ें महफूज होगी इसको फिर चेक किया जाता है ज़रूरी। ऐसा ना हो कि किसी ने महफूज तो किया लेकिन हुआ नहीं, इसको फिर पहले से चेक कर लिया करें कि एक्स के अंदर वाक़तन ये महफूज है कि नहीं है। यानी अल्फ़ा एक्स दबा के बराबर का बटन दबा के ये चेक कर लिया जाए। अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा ए, अल्फ़ा डी, अल्फ़ा बी,
ये दोबारा चेक कर लिया जाए ताकि पता चले कि वाक़ईतन यही चीज़ महफूज है। ऐसे ही है ये जगह में साइन बी साइन डी उल्टा कर दिया। ये आप लोगों की किताब में सफ़ा नंबर 177 पर ये कुलिया लिखा हुआ है। और ज़रब में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह लिखना है आपके कैलकुलेटर में पूरा। ये कॉस इन्वर्स जो है ना, ये शिफ्ट का बटन दबाकर कॉस का बटन दबाएं, कॉस इन्वर्स आ जाए खुद ब खुद। कॉस इन्वर्स इसको कहते हैं, कॉस इन्वर्स। शिफ्ट कॉस, पहले शिफ्ट का बटन दबाएं और फिर कॉस वाला। उसके बाद दो ब्रैकेटें दबाएं, फिर कॉस ए लिखें, कॉस के बाद अल्फ़ा ए करेंगे ना, मनफी साइन का बटन दबाकर फिर अल्फ़ा बी, यहाँ ये दरमियान मनफी की अलामत लगाएंगे ना, साइन फिर अल्फ़ा बी, फिर साइन अल्फ़ा डी, फिर ब्रैकेट बंद करें एक, फिर तकसीम, फिर दूसरी ब्रैकेट शुरू करें, कॉस अल्फ़ा बी, फिर दूसरा कॉस अल्फ़ा डी, दो मरतबा ब्रैकेट बंद कर दें, तकसीम कर दें 15 और फिर बराबर का बटन दबा दें। 3.7525 चार अदद काफ़ी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मिनट और सेकंड लेने होते हैं। बस मिनट सेकंड के लिए ना ये चार अदद काफ़ी होते हैं, मज़ीद की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर ने तो कर लिया होगा या अक्सर ने नहीं किया होगा, दोनों में से एक बात होगी। अक्सर ने नहीं किया ना, तो एक मरतबा फिर करें इसको। ये अहम मरहला है। ये सबसे पहले कॉस इन्वर्स लिखना है, फिर डबल ब्रैकेट डालनी है, फिर कॉस ए मनफी साइन बी साइन डी, फिर ब्रैकेट बंद, तकसीम, फिर ब्रैकेट शुरू, कॉस बी कॉस डी, फिर दो मरतबा ब्रैकेट बंद, फिर तकसीम 15, फिर आखिर में बराबर का बटन। जिन हज़रात ने किया है ना, वो साथ वाले को ज़रूर बताएं, कंजूसी नहीं करें। और जिनको नहीं आता है तो साथ वाले से पूछें, वो भी कंजूसी नहीं करें। पूछने में कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए, बताने में भी नहीं करनी चाहिए।
जवाब ये आएगा। ये जवाब आ रहा है तो समझो सही है। अगर ये जवाब नहीं आया ना 3.75 तो कोई गड़बड़ है। जी जी, मिसले सानी का, मिसले अव्वल का ज़ाविया तो वो 64 लिखा हुआ है ना, वो तो फिर ए में 64 आएगा। जी हाँ, नहीं टाइम तो अभी भी नहीं लिखवाया, नहीं अभी नहीं निकला, अभी ज़रा सब्र करें। आपने इसको समझ लिया है लेकिन निकला नहीं, अभी थोड़ी देर में निकलेगा। जोर लगता है ना, ऐसे आसानी से नहीं। निकल गया आप हजरात का? नहीं निकल रहा, ये बात है, निकलना चाहिए यार। जी जी, महफूज नहीं होगा सही जी। ये देखो आपने बी में क्या महफूज किया, बी में कुछ महफूज नहीं है। बी में महफूज करें 27.8, ठीक है। शिफ्ट स्टोर ये बी में चला गया, ठीक हो गया। और डी में करना था हमने -19.307, ये करना है डी में महफूज। शिफ्ट ये डी में चला गया, ठीक है। और करना है ए में करना था 71. कितना है 992, ठीक है। ये शिफ्ट ये ए में सब चला गया। एक्स में महफूज करना था 12.1635 है, 53 है, 1653। इसको 12 इसमें महफूज करना था एक्स में, ये एक्स है, ठीक हो गया। सब चीज़ें महफूज होगी। इसको चेक करने के लिए ये होता है, ये देखो महफूज है, ये महफूज है, ये महफूज है, ये महफूज हो गया, ठीक है। अब आप वो कुलिया लिखें पूरा। ये यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, शिफ्ट ये कॉस है, कॉस इनवर्स, ठीक है। उसके बाद डबल ब्रैकेट, उसके बाद कॉस अल्फ़ा ए, ठीक है ना। अब पूरा लिखते जाएं ऐसे। यार है आपने देखो इसको उंगलियां मारी है ना,
मैंने पहले दिन बताया था ना, आप लोग इसको छेड़ेंगे और उंगलियां मारेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? कुछ और किया हुआ है इसको ना। चलिए इसको देखते हैं। साइन बी, साइन डी, और इधर देखो आपने तो ये इधर ब्रैकेट भी नहीं डाली, आपका तो ये मसला भी है, इधर आपने ब्रैकेट नहीं डाली। ठीक हो गया। फिर कॉस बी, कॉस डी, डबल ब्रैकेट बंद, तकसीम 15, और इसको यूँ करें आप, ये 1 और सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब दोबारा डालें, लिखिए। ठीक है, ये महफूज सारे ख़त्म हो गए? हाँ देखो ख़त्म हो चुकी होगी। महफूजात नहीं ख़त्म हुई होंगी। अच्छा, महफूजात देखते हैं। हाँ ये महफूजात हैं, वो भी ख़त्म हो गई। आपने सिस्टम पूरा दूसरा किया होता है ना इसका, तो सिस्टम आपने ये किया हुआ था, आपने ये किया हुआ था, ये नहीं करा, बस ये 1 नंबर कम, इस 1 को दबाना था। अब वो सही लाइन में है, तो सारी चीज़ें दोबारा इसे महफूज करें। फिर आ गया ना, बस ठीक है। इसको महफूज करें, इसको इसी तरह कहें, शिफ्ट स्टोर, तो वाई में महफूज करें, कुछ वाई में चला गया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर सब्र करें। ये तो 5 आया हुआ है यार। कॉस इनवर्स, कॉस ए, साइन डी, साइन डी, तकसीम कॉस बी, कॉस डी, तकसीम 15। आपके उसमें कोई चीज़ गलत महफूज है। यही आ रहा है 528। 528 आ रहा है ना। आप लोगों के पास ABC में क्या महफूज है? बिल्कुल 71। ये रीचेक किया था मैंने बोर्ड से, सेव वाला। ये मनफी नहीं है, जो कि आपने मनफी इधर नहीं डाला। वो मनफी चेक है। हाँ ये गलती है बड़ी भैया, मनफी डालना है। हाँ इसको मनफी ऐसा करें, मनफी 19 अशारिया क्या था, 307। 300%। सही है। अभी इसको महफूज करना था डी में। सही है। अब देखिए अल्लाह करे आपको बाकी हो, ये बाकी है, आ गया ना। देखो ऐसे हो रहा है, इनको भी बताएं कैसे होगा। कुछ सेव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया अभी तक। थोड़ा भूल गया मैं। ओ यार आप तो थोड़ा क्या सारा भूला हुआ है। ये बी में तो 27/8 है ना, जी जी। और डी में कुछ भी नहीं है। देखो ये तो काम ही गड़बड़ किया आपने। एक्स में कुछ भी नहीं है। एक्स वाला नहीं सोचा। देखो बी में तो 27/8 हो गया ना। अब मनफी 19.307 इसको महफूज करेंगे डी में। डी में चला गया। और उधर क्या लिखा है 71, क्या लिखा उधर 71/992 इसको महफूज करेंगे किस में, ए में। ठीक हो गया। और एक्स में क्या महफूज करेंगे 12.1653 इसको महफूज करेंगे किस में, एक्स में। एक्स में चला गया। अब आप अपना पूरा वो लिखें, अब पूरा वो कुलिया लिखें इसमें। अभी आ गया ना सही। हाँ अभी सही, माइनस का फर्क।
सेव करो हाँ, इसको सेव करें वाई में, शिफ्ट रिकॉल वाई, इसी तरह कर देंगे, इसी तरह खुद हो जाएगा, फिर बाद में चेक कर लेना। आगे काम आएगा या नहीं? हाँ, अभी काम आएगा। हो गया? क्या हुआ आपका, दिखाएं ज़रा, क्या नहीं हुआ? हिसाब सही नहीं है। आपने कॉस के बाद एक क्यों लिखा है? लिखा हुआ नहीं है भाई। अब किसी ने कहा एक लिखा हुआ है, वो तो मनफी एक लिखा था, आपने फ़कत एक लिख दिया। हाँ, एक नहीं है ना, इसको हम कहते हैं कॉस इनवर्स, ठीक है। ये ऐसे नहीं आता है, इसको ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें, इसकी जगह आता है ये अब मैं इसको डालता नहीं इंसर्ट के लिए, ठीक है। ये कौन इंसर्ट, ये शिफ्ट का दबाव और ये कॉस का दबाव, ये जो खुद लिखोगे ना, समझ में आई बात? ठीक है। अब ये अब अगर आपने आगे सही लिखा होगा तो अब बराबर हो जाएगा, लेकिन आगे भी गलती कोई की हुई आपने। एक तो गलती आपकी ये थी, ठीक है। दूसरा कॉस ए मनफी साइन डी, इधर देखो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, इसमें ब्रैकेट है ना जी, डी ए आपने नहीं लगाया। इसको आप ऐसे ब्रैकेट इधर डालना है तो ये ऐसे ब्रैकेट, ठीक हो गया। कॉस डी ब्रैकेट तकसीम 15। अभी देखो इंशाल्लाह सही है। अभी आपने एक और काम गड़बड़ किया है। कौन सा? पता क्या किया है, अल्फ़ा ये डी जी, ये इसमें अंदर डाला क्या है आपने? उधर क्या लिखा हुआ देखो, हाँ वो 19 है, लेकिन वो -19 है, आपने +19 डाला। देखो कितनी बड़ी गलती की आपने, माइनस को प्लस कर दिया। इसको -19.307 है, ऐसे लिखेंगे ना, वो ऐसे नहीं। ठीक है, लिखिए ना। अब इसको शिफ्ट निकाल, इसको मफूज को डी, सही हो गया। अभी सब चीज़ें सही हैं। अगर अभी भी बकिया चीज़ें भी सही हुई ना, अब आपका आएगा सही जवाब, लेकिन बकिया चीज़ें सही नहीं हुई फिर गलत हो जाएगा। लेकिन सही आ गया जवाब जी, अभी जवाब अल्फा
हालिया दिनों की वजह से दिल्ली जनवरी और ये मकाम नमाज सबिया सरकार सोचा हो सकता है कराची का मश करवाए तो ये कराची करिए। सही है। असल में साथी जो है ना बहुत नए हैं ना, बहुत नए हैं, तो इसलिए तेज़ चलेंगे तो फ़ायदा नहीं है उसमें। डबल कोस ए अल्फा ए तो ये माइनस था ना यार, माइनस से माइनस है साइन अल्फा बी साइन अल्फा डी ब्रैकेट बंद है बंडल ब्रैकेट है हाँ कोस अल्फा बी साइन ना कोस अल्फा डी डबल ब्रैकेट बंद है 1/15 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने फ़ीसद साथियों को 50% बात समझ में आई है? 100% तो किसी की नहीं आई। 50% किसको समझ में आई बात? अच्छा, अभी काम बाकी है, ठीक है, अभी काम बाकी है। ये जो जवाब निकला है ना 3.7525, इसको आप लोगों ने महफूज करना है उसी तरह जो पहले महफूज करने का तरीका है ना, इसको महफूज करना वाई में। हाँ, वाई में 3.7525। हाँ, वाई में वाई उसी एक्स के साथ वाई है ना। ये महफूज हो गया। अब इसका मतलब समझ लें कि ये है क्या, ये जो निकला है ये है क्या चीज़। ये जो 3.7525 निकला है ये तकरीबन बनते हैं 3.25 घंटे ना, 3 घंटे 45 मिनट ये कुछ सेकंड बनते हैं। तो ये कहना ही चाहता है कि जो निस्फ़ुन नहार का वक्त है ना, निस्फ़ुन नहार मकामी ये जो हमारा है, तो कुलिया हमें ये बता रहा है कि आपका जो निस्फ़ुन नहार का मकामी वक्त है ना, इसके 3 घंटे 45 मिनट बाद सूरज जो है ना वो असर सानी के मकाम पर होगा।
इन्होंने बताया कि आपका जो निस्फ़ुन नहार मकामी का वक्त है उसके 3 घंटे 45 मिनट बाद सूरज वो असर सानी के मकाम पर होगा, यानी सूरज 71.99 ये जो हमने ज़ाविया दिया था इस मकाम पर होगा। वहाँ पर उसको यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। उसने फ़कत हमें ये बताया है कि यहाँ से वहाँ तक जाने में 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। इसकी असल मुसल्लस बनती है यूँ, ज़रा गौर से देख, नज़र आ रही है? रोशनी नहीं है। ये मतलब सूरज है, ठीक है, ये हमारा शिमाल है, ये हमारा सूरज नहीं, ये हमारा समझो कि क्योंकि असर का वक्त है ना, ये हमारा सखर है, सखर वाला जगह ये है, ठीक है। और यहाँ पर सूरज पहुँचेगा, ठीक है, और ये उसकी सड़क होगी ऐसे, ठीक हो गया। ये हमारा ख़त निस्फ़ुन नहार है, ये सखर है ना, सखर है, ये हमारा ख़त निस्फ़ुन नहार है ऐसे। तो इस कुल्लिये ने ये हमें बताया है कि सूरज जो है ना उधर से मशरिक़ से तुलू हुआ था, होने के बाद इधर किसी ख़ास वक्त में आया जो आपको पहले से पता है, 12 कुछ वक्त इतना आया। इसके 3 घंटे 45 मिनट बाद सूरज यहाँ पहुँचेगा और ये असर सानी का वक्त है। इसके 3 घंटे 45 मिनट बाद यहाँ पहुँचेगा। उन्होंने ये जगह बनाई है, इसको लगेंगे 3.7525 घंटे। ये जो कौस है ये कहते हैं कि 3 घंटे 45 मिनट की कौस है, इन्होंने ये बताया हमें। इसको ये लोग कहते हैं अवर एंगल, इसको ये लोग क्या कहते हैं? अवर एंगल कहते हैं। अवर एंगल कहते हैं इसलिए इसके ऊपर इधर लिखा होता है एच, एच बराबर, एच अवर को कहते हैं, HOURANGLE, ANGL होता है, GLE होता है, अवर एंगल। इसको हम कहते हैं साती ज़ाविया, उर्दू में साती ज़ाविया भी कहते हैं और अंग्रेज़ी वाले अवर एंगल कहते हैं। अवर एंगल होता है कि अभी इस वक्त सूरज जहाँ भी है ना उसका कोई ना कोई तूल होगा, समावी तूल। वो जो हमने दायरे ज़मानिया कल फ़र्ज़ किए थे ना, वो किसी न किसी दायरे ज़मानिया के ऊपर होगा। एक उसका दायरे ज़मानिया होगा और एक हमारे सर के ऊपर दायरे ज़मानिया हमारे निस्फ़ुन नहार वाला है। इन दोनों के दरमियान में जितने घंटे का फ़र्क होता है उसको ये कहते हैं, ये अवर एंगल कहते हैं। तो इसने हमें वो अवर एंगल बनाया है। हमने इसको पूछा कि जिस वक़्त सूरज हमारे समतुल रात से 71 दर्जे दूर होगा तो उस वक़्त और ये हमारा निस्फ़ुन नहार, इनके दरमियान में कितने घंटे का फ़र्क होगा, ये हमने पूछा था उससे। उन्होंने बताया कि यह आपको यहाँ 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। असल इसकी हकीकत दी है। अब हमें क्या पता कि वो वक्त क्या हो रहा होगा, तो कहते हैं उसका तरीका आपको ख़ुद आना चाहिए। वो ये कि आपने ये आपके पास LTN है, निस्फ़ुन नहार 12:10 पे यहाँ पहुँचेगा ना, तो उसके साथ 3 घंटे 45 मिनट जमा कर दें तो आप वहाँ का वक्त आ जाएगा। तो लिहाजा हम करेंगे ये कि हमने ये महफूज किया हुआ X में, ये महफूज किया हुआ Y में, तो लिहाजा हम X जमा Y कर देंगे। आपके पास जो महफूज है ना अल्फ़ा X जमा अल्फ़ा Y, ये करके बराबर का बटन दबाएं, देखें क्या निकलता है। 15.9178 इसके घंटे मिनट बनाएं। 15:55 तो 15:55 का मतलब 3:55, ठीक है ना। तो इसने बता दिया कि 3:55 पर असर सानी का वक्त हो जाएगा। 3:55 पर असर सानी का वक्त होगा। तो ऐसे ही है यहाँ आज का वक्त यही है। तो बस आज की असर जो है ना हम अपने वक्त के मुताबिक पढ़ेंगे इसके मुताबिक पढ़ेंगे।
मिनट 7 वाला बता यार। सही हो गया जी। तो ये एक वक्त हमने निकाला है नमाज का, लेकिन इसके लिए मश्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, थोड़ी ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ करते हैं, और वो गलतियाँ उसी वक्त पता चलती है जब गलती करता है। जो गलती करता नहीं उसको पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। तो गलती करता है तो फिर पता चलता है। बाद साथी ऐसे मतलब एक साथी ने लिख कर लाया, ये कॉस इन्वर्स है ना, उसने कॉस इन्वर्स ऐसे लिखा था, पहले कॉस लिखा, उसके बाद एक लिखा, कॉस लिखा, फिर एक लिखा उन्हें, और फिर आगे वाला कुलिया लिख कर लाए थे। हालांकि हमने कितनी मरतबा बताया कि कॉस इन्वर्स है भाई, वो शिफ्ट का बटन दबाओ, कॉस का बटन दबाओ, लेकिन उनके जहन में नहीं आया, तो उन्होंने उसको अभी तक कॉस एक लिखा हुआ है। अब कॉस एक और कॉस इन्वर्स में तो दिन रात का फ़र्क है, ठीक है। और बाद साथी एक ऐसी गलती करते हैं कि मसलन ये वाले ब्रैकेट नहीं लगाते, ये ब्रैकेट नहीं लगाते, जिसकी वजह से जवाब 88 पता नहीं कितना इतना आ जाता है। तो ये ब्रैकेट लगाना भी ज़रूरी है। बाद साथी जो है ना उन्होंने ये किया हुआ था कि ये डी के अंदर महफूज तो किया है 19, लेकिन मनफी की अलामत नहीं लगाई, मुस्बत के साथ मना किया हुआ है, तो उनके भी 5 घंटे बन रहे, 3 की बजाय 5-6 घंटे बन रहे हो। तो वो मतलब यानी हम आजकल सूरज है उधर, मनफी 19 है ना, वो समझ रहा है इधर जमा 19, यानी वो कैलकुलेटर को तो पता नहीं है कि सूरज किधर है, उसको तो जैसे आपने बताया वैसे वो समझेगा ना, उसको तो वो देख नहीं रहा था कि सूरज उधर है या इधर है। आपने उसको बताया 19 दर्जे है, तो अगर आप मनफी लिखते तो वो समझ जाता है कि उधर है। आपने मुस्बत लिख दिया तो वो समझा इधर है, उसने जवाब दे दिया, तो उसने तो जून जुलाई का बताया आपको, ठीक है। तो जून जुलाई में वक्त उतने 5 घंटे बनेगा उसका। तो ये गलतियाँ होती हैं, लेकिन ये आस्ते आस्ते पता चलती है आदमी को, ठीक है। तो गलती करेगा, ये आप लोग अगर गलती करेंगे ना, तो फिर कल को कोई तालिब गलती करेगा तो उसकी भी आप पकड़ सकेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये गलती मुझसे भी हुई थी, ये भी यही कर रहा होगा, ठीक है, तो ये करेगा। लेकिन अगर आपको गलती नहीं हुई होगी तो आप वो तालिब जो गलती करता रहे, आप परेशान होंगे कि ये इसका जवाब गलत क्यों आ रहा है। ये होता है, बस औकात ये होता है कि खुद तो समझ जाता है आदमी और वो उसी तरह से ही हल करके लाता है, लेकिन दूसरा जो है उसका जवाब सही नहीं आ रहा, वो आपको दिखाता है कि मेरा जवाब सही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो आप खुद परेशान होते हैं क्यों नहीं सही आ रहा। सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने भी लिखा है, मेरा जवाब सही आता है, इसका सही नहीं आता है, हालांकि उसमें गलती होगी कोई ना कोई। तो उस गलती को उस वक्त पता चलेगा जब आपने कई गलतियाँ देखी होंगी कि फ़लाँ आदमी इस तरह की भी गलती करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, तो फिर आप उन गलतियों पे वो चेक पॉइंट लगाएंगे कि ये गलतियाँ हो सकती हैं, तो फिर उन चीज़ों को आप देखते जाएंगे तो गलती पकड़ जाएंगी। इसलिए गलती पकड़ने के लिए गलती करना ज़रूरी है। तो आप हजरात इसकी मश्क करें, और इसका आसान तरीका यही है कि एक मरतबा तो इसी को हल करें कि ये दोबारा सही होता है कि नहीं होता। एक मरतबा इसको हल करें, जब इसमें हाथ इसमें पक्का हो जाए ना, उसके बाद फिर आप जाविया बदलें, ये ए में बदलें। ए में अगर आप लोग असर अव्वल का निकालना चाहते हैं तो ये डाल दें, ठीक है ना, ए में महफूज कर दें 64 ये, तो असर अव्वल का निकल आएगा, फिर बाकी काम सारा यही होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ ए में आपने ये डेटा बदलना होगा कि ए में पहले 71.99 2 महफूज हैं, अब आप 64.28 महफूज कर लेंगे, वो महफूज करेंगे। उसके बाद फिर ये कुलिया यहाँ से लेकर वहाँ तक फिर दोबारा लिखेंगे। दोबारा लिखने के बाद जो जवाब आएगा उसको वाई में महफूज करें, फिर जो जवाब आएगा उसको x जमा वाई करके ये निकल आएगा आपका असर अव्वल का, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। तो अभी वक्त क्या हुआ है, अभी तो 4 हुए ना, कम से कम असर अव्वल का तो निकाल सकते हैं ना, इतनी थोड़ी सी मश्क होनी चाहिए। तो जिन हजरात ने ये एक मरतबा निकाल लिया है ना, वो ऐसा करें कि इसी तरह AC का बटन दबाकर 64.28 लिखें और उसको ए में महफूज करें। इसी तरह AC का बटन दबाएं, 64.28 लिखें और ए में महफूज कर लें उसको, फिर ये कुलिया पूरा लिखें उसमें, और वक्त निकालें, देखें कैसे निकलता है।
कोशिश करें, इंशाल्लाह निकलेगा ज़रूर। जी हाँ, एक्स से वो जवाब अगर निकल आए तो उसको वाई में महफूज करें, फिर एक्स जमा वाई। कैसे करेंगे? अब 3:10 देख लें असर अव्वल का वक्त क्या है। थोड़ा सा समझें इसका। क्या चीज़? ये दोनों जमा कैसे करें? ये ए और एक्स वाला जमा करें अभी? नहीं नहीं, ए और एक्स वाला जमा नहीं करें, ए में महफूज करें आप। ये महफूज हो गए हैं। महफूज हो गए हैं जी। ए में क्या महफूज है देखो ज़रा, 64 ठीक है। आपने कुलिया हल किया, वो किधर है? कुलिया तो हल नहीं किया। अब आप कुलिया हल करेंगे, कॉस इनवर्स से लेकर आखिर तक ये सारा लिखें इसमें, ये है ना, कॉस इनवर्स से लेकर आखिर तक ये सारा लिखें। सांगू